हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। मेरे प्यारे शेरों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। अच्छा, आप भी जानते हो कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ थियरी की बातों से काम बनने वाला नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो है बहुत सारे डायमेंशन में, जिन्हें सीखने के लिए क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारी बातें सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, हमारे सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। कहता है कि एज्यूमिंग दैट अ 25 वॉट बल्ब, एज्यूम करिए कि आपके पास एक 25 वॉट का बल्ब है। ये मैंने यहां बना दिया। लो, थोड़ा बदसूरत सा बल्ब रहेगा मेरा। आर्ट तो मेरा बचपन से ही बहुत ही खराब था, आप थोड़ा माफ करिएगा। ये रहा, मान लीजिए इस पर आर्ट खराब है बच्चों, साइंस नहीं। ये 25 वॉट का है। 25 वॉट का ये बल्ब है, ठीक है। कहता है ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट इमिट करता है। अच्छा, इसमें तो बहुत सारे नॉलेज छुपे हुए हैं। सबसे पहले तो वॉट मालूम होना चाहिए कि जो वॉट होता है वही जूल पर सेकेंड होता है। तो चाहे मैं बोलूं 25 वॉट और चाहे मैं बोलूं 25 जूल पर सेकेंड, दोनों का मतलब बच्चों एक ही है, ठीक है। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मोनोक्रोमेटिक लाइट की अगर बात की जाए तो ऐसी लाइट प्यारे बच्चों जिसमें एक सिंगल वेवलेंथ मौजूद होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। देखिए यहां पर हमसे कह रहा है उसमें क्या है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट का क्या मतलब होगा? उसमें सिंगल वेवलेंथ मौजूद है। ऐसी लाइट जिसमें अकेले एक सिंगल वेवलेंथ मौजूद हो, उसे क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। और अच्छे से समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि सन से मान लीजिए विजिबल लाइट आ रही है। अब विजिबल लाइट में क्या क्या होगा? VIBGYOR, इतनी सारी वेवलेंथ होंगी। अगर कोई ऐसी लाइट है जिसमें सिर्फ रेड है, या अगर कोई ऐसी लाइट है जिसमें सिर्फ वॉयलेट है, या अगर कोई ऐसी लाइट है जिसमें सिर्फ ग्रीन है, तो जिसमें सिर्फ एक वेवलेंथ होता है प्यारे बच्चों, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या? मोनोक्रोमेटिक लाइट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये जो 25 वॉट का बल्ब है बच्चों, ये क्या इमिट कर रहा है? ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट इमिट कर रहा है, ठीक है। कहता है कि इस मोनोक्रोमेटिक लाइट का देखिए वेवलेंथ दिया है। देख लेता हूं थोड़ा फ्रेम में है कि नहीं। फ्रेम में तो वैसे होना चाहिए, बट फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, नहीं तो कई बार पूरा मेहनत पानी में फिर जाता है। हाँ बिल्कुल फ्रेम में है। तो ये वेवलेंथ उसका दिया हुआ है बच्चों, कितना? 0.57 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो मैं इसका वेवलेंथ मान लेता हूं कितना? 0.57 माइक्रोमीटर है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि द रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। क्वांटा फोटोन के लिए यूज किया है। इस क्वेश्चन में बहुत सारी लर्निंग है। पहले तो वॉट क्या होता है, ये लर्निंग है। फिर मोनोक्रोमेटिक वेव क्या होता है, ये लर्निंग है। फिर क्वांटा क्या होता है, ये लर्निंग है। और फिर मैथ तो है ही इसमें। द रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, यानी कि मोटे मोटे शब्दों में ये हमसे पूछ रहा है कि एक सेकेंड में ये कितने फोटोन इमिट करेगा, कितने फोटोन इमिट करेगा, ठीक है। बच्चों, इसको मैं समझाने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक एग्जांपल देना चाहता हूं, उन बच्चों के लिए जो एवरेज बच्चे हैं, उनको भी, जिससे चीजें समझ में आ जाए, या बिलो एवरेज। देखो, मान लीजिए कि एक बॉक्स में मैंगो भरा हुआ है, आम रखा हुआ है, और एक आम का वजन है 2 किलोग्राम। बड़े बड़े आम है मान लो, और इस पूरे बॉक्स का वजन है 200 किलोग्राम। और मैंने आपसे पूछा कि बताओ बॉक्स में कितने आम हैं। तो झट से आप बोल सकते हो, चाहे कितना भी कमजोर बच्चा क्यों ना हो, कि सर जी बॉक्स में 100 आम हैं। तभी तो एक आम का 2 किलो वजन है, तो पूरे बॉक्स का तभी तो 200 किलोग्राम वजन होगा, अगर हम बॉक्स के वजन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो। हाँ सर जी, इसमें 100 आम है, मेरे को पता लग गया। अरे भाई, जब तुम्हें ये पता लग गया तो तुम्हें ये भी पता लग सकता है, क्योंकि दोनों के पीछे यूज होने वाला साइंस बिल्कुल सेम है। जरा देखिए कि आपने यहां कैसे निकाला। आपने ऐसे निकाला, आपने मन में सोचा नहीं सोचा, बट आपने किया यही। आप मन में आपने कुछ भी सोचा, आपने किया यही। देखिए, नंबर ऑफ मैंगो इज इक्वल्स टू टोटल मास डिवाइडेड बाई
मास ऑफ वन मैंगो किया, टोटल मास 200 किलोग्राम था, एक का वजन कितना था 2 किलोग्राम, कट के कितना आ गया ये 100, नंबर ऑफ मैंगो पता लग गया। अब सेम कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है कहाँ पर, नंबर ऑफ फोटोन निकालने के लिए। तो फोटोन का तो मास तो यहाँ होगा नहीं, फोटोन का तो एनर्जी होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट को एनर्जी के रिस्पेक्ट में अप्लाई करिए और देखिए आपको चीज़ें समझ में आती है कि नहीं। फिर से देख लीजिए, एक 25 वाट का बल्ब है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट इमिट कर रहा है, हमें पता उस मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ मालूम है, और द होल सोल वर्क इज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड। बहुत ही आसान है। तो मैं यहाँ लिखूंगा नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड, ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। यानी अगर हम बल्ब एक सेकेंड में कितनी एनर्जी इमिट कर रहा है उसको एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ फोटोन मिल जाएगा। अब 25 जूल पर सेकेंड का क्या मतलब है कि एक सेकेंड में ये कितनी एनर्जी इमिट कर रहा है, 25 जूल, यानी कि एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड तो हमें मालूम चल गया कितनी, 25 जूल। अब हमें क्या एक फोटोन की एनर्जी पता लगानी है। पीछे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने पढ़ा है कि एक फोटोन की एनर्जी होती है hc/λ। तो यहाँ से अब थियरी पर तो पढ़े ही हो ना पीछे, hc λ ऊपर चला जाएगा, hc नीचे आ जाएगा। हमने आपको hc की वैल्यू ध्यान रखने को बोला था 2 × 10⁻⁻25। बट सावधान रहे, यहाँ जो आपने H और C कंसीडर किया है वो आपने SI यूनिट्स में वैल्यूज को ले रखा है। अगर आप डायरेक्ट जो है लैम्डा की वैल्यू माइक्रोमीटर में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यानी कि 25 × 0.57 अपॉन 2 × 10⁻⁻, अगर -25 आपने किया, -25 अगर आपने किया तो आपका आंसर गलत हुआ। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये वैल्यू SI की है, ये तो मान लो SI की है जूल, तो इसको भी SI में लेना पड़ेगा ना, यानी इसको 10⁻⁻6 से कन्वर्ट करके मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज नॉट माइक्रोमीटर, इज एक्चुअली मीटर। तो मेरे प्यारे शेरों, इसको मैं अब धड़ाधड़ कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखो, ऐसी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा ईगो को नहीं भिड़ाना चाहिए। देखो मैं इसका काम तमाम करता, 0.57 है, इसको तुम राउंड ऑफ करके 0.6 मान दो। ये 2 है, ये ऊपर गया 10⁻⁻25, वो 10⁻⁻6, ये +25 हो गया। 25 छक्का 150, यानी कि इसको मैं 15 मान दूंगा, 1 डिजिट पे डेसिमल, इंटू 10⁻+19 मान लूंगा। ये कितना आ जाएगा, 214, 1 15, 2 पंचे 10, इंटू 10⁻19 फोटोन। द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड इन दिस केस इज नथिंग बट 7.5 × 10⁻19। तो इसके सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू किताब में देखो, ये बुक किस डेटा है, सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी दी हुई है, ये दी है। एक्चुअली जो मैं HC लेता हूँ ना, ये एग्जैक्टली 2 नहीं होता है, तो ये राउंड ऑफ करके वैल्यू, बट आपको उससे क्या मतलब है यार, लगभग क्लोजेस्ट वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप ऐसे ही करिएगा, नहीं तो अगर बार बार आप H लेंगे 6.634 × 10⁻34, C लेंगे 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, तो ऐसी स्थिति में बार बार आपको HC कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ही प्यारा है। देखिए हमें वेव नंबर दिया है, वेव नंबर न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/λ के बराबर होता है। ये दिया है 5 × 10⁵ मीटर इनवर्स के बराबर, और हमें उस स्पेक्ट्रल लाइन की एनर्जी पूछ रहा है। तो ये क्या होता है बच्चों, hc/λ। इसे हम hc × 1/λ भी लिख सकते हैं। hc की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻25। यूनिट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, जूल इंटू मीटर, और 1/λ कितना है, 1/λ की सीधी वैल्यू, भाई न्यू लैम्डा नहीं दिया है, 1/λ दिया है, तो 1/λ की सीधी वैल्यू हमारे पास है कितनी, 5 × 10⁵ मीटर का इनवर्स। मीटर और मीटर का इनवर्स कट गया, 5 दूनी 10 और 10⁻⁻10 × 10⁻⁻20, इसे हम 10⁻⁻19 जूल बोल सकते हैं। बट बच्चों देखो, आंसर को उसने जरा मॉडिफाइड वर्जन में लिख रखा है। उसने क्या लिख रखा है,
10 की पावर -19 अपॉन 1000, तब ये किस में हो जाएगा, किलो जूल में, यानी 10 की पावर -22 किलो जूल। अब देखो कहीं भी 10 की पावर -22 लिखा ही नहीं है, बट बच्चों अगर गौर से देखो, ध्यान से देखो, तो आप पाओगे कि ये 10 की पावर -22 ही है। देखिए इसे अगर मैं अप्रॉक्स वैल्यू माने 10, तो ये 10 इंटू 10 की पावर -23 किलो जूल है। इसे हम 10 की पावर लगभग क्या लिख सकते हैं, -22 किलो जूल। सो वी कैन से दैट द सेकेंड वन इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखेंगे। कहता है प्यारे बच्चों, द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ λ1 दिया है 2000 एंगस्ट्रॉम विद रेडिएशन दैट वेवलेंथ λ2 4000 एंगस्ट्रॉम। यानी कि दो हमारे पास कहता है द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन, हमें फोटोन की एनर्जी का रेशियो निकालना है। एक बार उनका वेवलेंथ 2000 दिया है और एक बार उनका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम दिया है। ठीक है बच्चों, जरा देखो E होता है hc बाई लैम्डा, तो हम कह सकते हैं कि E1 इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा 1 हो जाएगा, क्योंकि H और C क्या है, कांस्टेंट है। लाइट की स्पीड भी हमेशा कांस्टेंट होगी और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी हमेशा कांस्टेंट होगी। देन द वेरिएबल थिंग इज व्हाट, वेवलेंथ। तो यहां मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 मान दूं तो मैं कह सकता हूं E2 कितना हो जाएगा, hc बाई लैम्डा 2। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान दूं तो E1 अपॉन E2 बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, λ2 अपॉन λ1 के। तो ध्यान रखिएगा, रेशियो में बच्चे बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। मैं उनको ये बात हमेशा सजेस्ट करता हूं कि जब भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आए तो वहां पर सावधान हो जाइए। देखिए अब λ1 ये है, λ2 ये है, तो E1 अपॉन E2 ये कितना है 4000 और ये कितना है 2000, कट के 2:1 आ गया। अब ऑप्शन में 1:2 भी दिया रहता है, तो अगर सावधानी से नहीं डील करोगे तो गलत कर दोगे। 2:1 को 2 भी लिखा जा सकता है, यानी कि जो उनकी एनर्जी का रेशियो होगा वो किस रेशियो में होगा, 2:1 के रेशियो में होगा मेरे प्यार, जिस रेशियो में वेवलेंथ था। देखो ये इससे 2 गुना ज्यादा था ना सरकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, द फोटॉन्स ऑफ लाइट हैविंग अ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम आर नेसेसरी टू प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। पहले क्वेश्चन जैसा है, कह रहा है बताओ कि मुझे कुल 1 जूल एनर्जी चाहिए और मुझे फोटॉन का वेवलेंथ मालूम है 4000 एंगस्ट्रॉम, तो बताओ कुल कितने फोटॉन लगेंगे। बहुत आसान है, देखो अगर आप यूनिटरी लॉ लगाना चाहते हो तो ऐसे लगा सकते हो, नंबर ऑफ फोटॉन, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। एनर्जी रिक्वायर्ड कितना है 1 जूल, और एक फोटॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी hc बाई लैम्डा। इसको सॉल्व करोगे तो 1 जूल ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -25। hc की वैल्यू याद रखें हमेशा, इट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -25। अब लैम्डा ऊपर चला जाएगा, लैम्डा कितना दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम, उसको जल्दी से मीटर में कन्वर्ट कर दो 10 रेज़ टू द पावर -10, बस आंसर आ गया। देखो 4 इंटू 10 की पावर -7 कह सकते हो, ये ऊपर जाएगा तो +25 हो जाएगा, नीचे 2 हो गया, 2 दूनी 4, 2 इंटू 10 की पावर -7 है, ये +25 है, तो 25 में से 5 चला जाएगा तो ये 18 के आसपास, 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18 फोटॉन चाहिए। तो इज इट गिवन समवेयर, यस इट इज गिवन। इसे हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर सभी ऊर्जाएं, सभी फोटॉन की जो ऊर्जा है, द एनर्जी ऑफ ऑल फोटॉन ऑफ दिस अर्थ इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h न्यू, ठीक है, वेयर n इज द नंबर वी कैन से। तो हमें एनर्जी चाहिए 1 जूल, n हमें पता लगाना है और ये हमें मालूम है hc बाई लैम्डा, तो n कितना आ जाएगा 1 इंटू लैम्डा अपॉन hc। जब इसे सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है 4000 एंगस्ट्रॉम, कन्वर्टेड इनटू मीटर, multiplied by 10 raised to the power -10. What about hc? It is equals to 2 into 10 raised to the power -25. When you will solve this value, you will get the answer 2 into 10 raised to the power 18 फोटॉन। तो चाहे आप ऐसे यूनिटरी लॉ लगा के सॉल्व करिए, चाहे ऐसे, इससे आंसर तो आता है, फील नहीं आता है। इससे आंसर और फील दोनों आता है। ये अगर आप जानते रहोगे, 11th वाले बच्चों आपसे कह रहा हूं, ये अगर कॉन्सेप्ट ऑफ सीखे रहोगे तो आपको एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा कि जब आप मोल वगैरह पढ़ोगे तो ये अप्लाई करना जानोगे, तो आप तो स्मार्ट बच्चे की तरह बिहेव करें। मेथड 1
और मेथड 2 नाम से, दोनों को सॉल्व कर लीजिए अपनी कॉपी में। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है बच्चों, द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू। देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है तो कह रहा है उसका वेवलेंथ, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ n इक्वल्स टू 1 से मान लो n इक्वल्स टू 4 एनर्जी लेवल में जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो एनर्जी होगा डेल ई, एनर्जी डिफरेंस, यानी इसको कितनी ऊर्जा लगेगी वो किसके बराबर हो जाएगा, E4 माइनस E1 के। और दुनिया की सारी एनर्जी hc बाई लैम्डा का ही तो इंटीग्रल मल्टीपल होती है, यानी जो वेवलेंथ है वो एनर्जी डिफरेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, तो डेल ई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए क्या कहता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडरगोइंग द ट्रांजिशन, द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडरगोइंग द ट्रांजिशन, नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से उस वेवलेंथ का क्या लेना देना है, द न्यूक्लियर चार्ज, उससे भी कोई लेना देना, द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन। हाँ, ये जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन, वेवलेंथ, किसकी, जो लाइट गिर रही है उसकी। अगर इसको और डेप्थ में हम लोग जाएं तो जरूरत नहीं है वैसे मेरे हिसाब से, यही बात को पकड़ लो, ठीक है सरकार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, नहीं तो क्या टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, मुझे बहुत सारे प्रैक्टिस लेने हैं तो मुझे टू द पॉइंट बात करने की आदत रखनी होगी। कहता है ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ गैस एंड देन इमिटेड एज 2 फोटोन। 1 photon is red with wavelength 760 nanometer. The wave number of the second photon will be। देखिए हमसे सेकेंड फोटोन का वेव नंबर पूछ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये तो जल्दी से किसी से बनता ही नहीं है, मतलब आते हुए भी गलतियां हो जाती हैं। आइए हम आपको इसको बहुत प्यारे तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं। कहता है कि ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ गैस। एक गैस मॉलिक्यूल है, ये एक फोटोन एब्जॉर्ब करता है जिसका वेवलेंथ 300 नैनोमीटर के बराबर है, ठीक है। और फिर ये 2 फोटोन इमिट कर देता है। एक फोटोन इमिट करता है जिसका वेवलेंथ है 760 नैनोमीटर। कहता है 1 फोटोन इज रेड विथ वेवलेंथ, और इसका कलर जो है वो रेड है। तो दूसरे वाले फोटोन का हमको वेव नंबर पूछ रहा है बच्चों, ध्यान पूर्वक देखिएगा, लैम्डा नहीं पूछ रहा है, 1 बाई लैम्डा पूछ रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान पूर्वक देखें। अब बच्चों होता क्या है कि जो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है ना, एनर्जी के कंजर्वेशन का नियम कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो बच्चों देखो, जो टोटल एनर्जी आई और जो टोटल एनर्जी निकली वो हमेशा बराबर होगी। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ E एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल्स टू E इमिटेड। एब्जॉर्ब एनर्जी कितनी है, hc बाई लैम्डा, इमिटेड कितनी है, hc बाई लैम्डा 1, मान लिया इसका वेवलेंथ लैम्डा 1 है और ये लैम्डा 2 है, प्लस hc बाई लैम्डा 2। hc कॉमन करके काट दो तो 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2। 1 बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी है बच्चों, इज इक्वल्स टू 300 नैनोमीटर, ध्यान रखना। और 1 बाई लैम्डा 1 जो रेड कलर का फोटोन है वो कितना है, 760 नैनोमीटर। अब यहाँ हमें 1 बाई लैम्डा 2 की वैल्यू चाहिए, बट ध्यान रहे ऑल द आंसर्स आर गिवन इन मीटर इनवर्स। तो ध्यान पूर्वक देखो, अगर मैं इसको आगे ले चलूँ और सॉल्व करना चाहूँ बच्चों तो मैं लिख सकता हूँ 1 बाई लैम्डा 2, ये किसके बराबर होगा आप बोल के बता दो, 1 बाई 300 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर माइनस 1 बाई 760 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर, 9 मीटर, ठीक है। अब हमको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो देखो 10 की पावर 9 को ऊपर लेके कॉमन कर दें, ऐसे भाई माइनस से ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस से ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और दोनों अगर साथ में है तो कॉमन भी किया जा सकता है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 760 इंटू 300 और ऊपर क्या हो जाएगा 760 माइनस 300। इसे जब अगेन सॉल्व करोगे तो 10 की पावर 9 ये कितना हो जाएगा 460 अपॉन 760 इंटू 300। ये 2 जीरो से ये 3 जीरो उड़ा दो, यहाँ से 1 और यहाँ से 2 जीरो उड़ा दो, यानी ये हो जाएगा 46 इंटू
10 की पावर 7 अपॉन ये 3 छक 18 और 3 सते 21, 1 22, यानी कि 2 to 8 हो जाएगा, और ऊपर क्या है 46 है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 460 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 to 8। अब जरा बताओ 460 में 228 लगभग 2 बार जाएगा भाई, ये 230 के आसपास है और ये 460 के आसपास है, तो 230 का डबल ही तो 460 होता है, तो ये अप्रॉक्स 2 टाइम जाएगा, यानी कि इट्स इक्वल्स टू 2 अप्रॉक्स 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, और ये क्या हो जाएगा 1 बाई लैम्डा है ना, तो मीटर का इन्वर्स हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग देखें तो अप्रॉक्स वैल्यू में 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, तो ये देखो 2 से जस्ट बड़ा आएगा ना, तो 2 से जस्ट बड़ा वैल्यू ये वाला है कि नहीं है, दैट्स वाई 4th इज द राइट आंसर। भाई डिनोमिनेटर, ये बात समझो, सीखो, थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि 11th और 12th में आप वो 10th वाली मैथमेटिक्स नहीं लगाएंगे, आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो इसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। दिस इज 2 to 8, दिस इज 460। अगर ये 230 होता, यानी 2 to 8 से जस्ट बड़ा होता तो 2 आता, क्योंकि ये जस्ट छोटा इसलिए 2 से जस्ट बड़ा आंसर आएगा, दैट्स वाई 4th इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बच्चा जल्दबाजी में रहता है ना, तो वो लैम्डा निकाल देता है, हमको क्या निकालना है 1 बाई लैम्डा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे सरकारों को समझ में आया होगा कि 1 बाई लैम्डा 2 विच इज़ व्हाट, वेव नंबर इज इक्वल्स टू 2.2 इंटू 10 की पावर 6। प्यारे सरकारों, अगर इतनी बात समझ गए हो तो आगे मैं क्वेश्चनों को बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा। मुझे आपके सिर्फ इतना सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप मुझे ध्यान से सुने। कई बार क्या होता है कि हमें मालूम होता है कि हमारे पास क्या है और हम अपने 11 12 जेई नीट के बच्चों को क्या दे सकते हैं, बट ये सिर्फ मेरे मालूम होने से नहीं चलेगा। जब तक आप इसे लोगे नहीं तब तक आपका फ़ायदा नहीं होगा। तो आप इसे खूब गौर से सुनिए और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर आपने खूब गौर से सुन करके इतने सारे क्वेश्चंस कर दिए तो आपको ना केवल केमिस्ट्री, आपको फिजिक्स के भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं कर सकता। इस बात की मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलिए देखते हैं। कहता है कि सपोज 10 रेज़ टू द पावर -17 जूल ऑफ एनर्जी इज नीडेड बाय अ इंटीरियर ऑफ ह्यूमन आई। एक इंसानी आंख है। इंसानी आंख कुछ ऐसा होता है, माफ करिएगा मेरा जो आर्ट है वो बड़ा ही अच्छा है, मैंने पहले बता रखा है। इंसानी आंख ऐसे है, आंख देखिए, ये वाली आंख जो ऐसे कर देते हैं कभी कभी लोग, वो वाली आंख ऐसी है। देखो तो सरकार, ये इंसानी आंख जो है इसको कितनी एनर्जी चाहिए थी? 10 रेज़ टू द पावर -17 जूल की एनर्जी चाहिए थी टू सी एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, मान लो कि ये छत पर खड़ा एक लड़का है और दूसरी छत पर उसकी मान लो गर्लफ्रेंड खड़ी हुई है, उसको देखने के लिए उसे कितनी ऊर्जा चाहिए? 10 रेज़ टू द पावर -17 जूल के बराबर एनर्जी चाहिए। ठीक है, कहता है कि हाउ मेनी फोटोन ऑफ ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट के जिसकी वेवलेंथ कितना है, ये लैम्डा दिया हुआ है, दिस इज वेवलेंथ, ये आप इसके यूनिट से भी समझ जाइए, दिस इज वेवलेंथ। तो बताओ ग्रीन लाइट के कितने फोटोन लगेंगे जिसका वेवलेंथ है 550 नैनोमीटर, जिससे कि वो लड़का छत पे खड़ी किसी अपनी गर्लफ्रेंड को देख सकता हो, या ऑब्जेक्ट, भाई बहुत ज़्यादा आप सादे विदो लोग हो तो ऑब्जेक्ट, छत पर एक पेड़ रखा हुआ है आम का, उसको देख सकता हो, जो भी कुछ एज्यूम करना है एज्यूम कर लो। उसके पीछे की साइंस समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। प्यारे बच्चों, वही क्वेश्चन, वही सड़ेला क्वेश्चन, केवल इसकी लैंग्वेज अलग है। देखो 2 तरीके हैं। पहले तो मैं जानता हूँ कि दुनिया की सभी एनर्जी एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यहाँ हमें एनर्जी मालूम है, ठीक है, कितनी है एनर्जी, कितनी एनर्जी चाहिए? 10 रेज़ टू द पावर -17 जूल, ठीक है। और हमको नंबर ऑफ फोटोन चाहिए, एच सी की वैल्यू मालूम है 2 इंटू 10 की पावर -25, वेवलेंथ हमको दिया हुआ है 550 नैनोमीटर, इसको हम 550 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर लिख सकते हैं। यहाँ से n की वैल्यू बिल्कुल बिना किसी असुविधा के सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज 10 की पावर -17, ये हो गया n, और ये हो गया इंटू 2 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो -25 + 9 हो जाएगा, अपॉन में 550 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 550 इंटू 10 की पावर -17 इज टू n इंटू 2 इंटू 10 की पावर 5 गया तो 20 और 4 गया तो 16, -16। इसको उधर लेके जाओगे तो ये कितना हो जाएगा? n की वैल्यू
कितनी हो जाएगी, ये -16 से -16 कट जाएगा, एक बचेगा, इसको 55 कह सकते हैं, यहाँ अपॉन 2 मार दो n, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5 और 15, 2 7 14, 1 15, 2 लगभग 28 फोटोन के आसपास लगेगा। तो विच वॉज द राइट आंसर, यानी कि ग्रीन लाइट का जिसका वेवलेंथ 550 नैनोमीटर है, अगर उसके 28 फोटोन कहाँ पड़े, उस छत या उस जगह पर खड़े आदमी की आंखों पे जो किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है, तो उसे वो ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, जिसे देखने के लिए कुल कितनी एनर्जी चाहिए, 10⁻⁻17 जूल के बराबर एनर्जी चाहिए। इस बात को हम यूनिटरी लॉ से भी समझ सकते हैं। देखो टोटल एनर्जी कितनी चाहिए, 10⁻⁻17। अगर हम इसे एक एनर्जी के फोटोन से डिवाइड कर दे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में कुल आम का वजन मालूम था और एक आम के वजन से डिवाइड कर दिया था तो नंबर ऑफ मैंगो आ गया था, तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, hc/λ, लैम्डा ऊपर चला जाएगा, इसको सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। यही तो मैंने किया है। हाँ प्यारे सरकारों, चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में खूब प्रैक्टिस करनी है। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ सरफेस फ्रॉम फ्रीक्वेंसीज ν1 एंड ν2। ठीक है, हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है एक सरफेस से जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ν1 और ν2 है। ठीक है, इफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन इन 2 केसेस आर इन द रेशियो ऑफ 1:k, देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ν0 इज गिवन बाय। ठीक है, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हमसे कहता है कि एक मेटल है, ठीक है, इस पर 2 फ्रीक्वेंसियां गिर रही हैं, एक ν1 है, एक ν2 है, और दोनों ही स्थितियों में बच्चों क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, अब जरा देखो, अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स फॉर 1, तो कितना हो जाएगा, h⁴ माइनस h⁴। अब ν0 तो बदलेगा नहीं क्योंकि मेटल वही है। एक मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 होती है, पीछे बता रखा हूं थियरी में। दूसरे के लिए अगर मैं लिखूं तो k max for another frequency which is represented by ν2, that's why I am selecting here k max 2। ये कितना हो जाएगा, h⁴ माइनस h⁴। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। कह रहा है ν1 की वैल्यू ν2 से बड़ी भी है, तो ये वाला k max इससे ज़्यादा भी होगा बिल्कुल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ν1 जो है वो ν2 से बड़ी है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो हमसे कहता है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन 2 केसेस आर इन द रेशियो ऑफ दिस। यानी अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो ke max ऑफ फर्स्ट केस अपॉन ke max ऑफ सेकेंड केस, किसके बराबर हो जाएगा, h कॉमन कर दो, ν1 माइनस ν0, और यहाँ से भी h कॉमन कर दो, ν2 माइनस ν0, h से h कैंसिल हो गया। इस ke max 1 अपॉन ke max 2 की वैल्यू दिया है कितनी, क्वेश्चन में साफ साफ दिया है 1:k, यानी दिस इज इक्वल टू 1:k। ओके, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो k से, तो k⁴ माइनस k⁴ इज इक्वल टू ν2 माइनस ν0। इसको अब आप जो है अरेंज कर लीजिए, तो k⁴ माइनस ν2 इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आओगे तो k⁴ माइनस ν0, यहाँ से अगर आप ν0 कॉमन करते हो तो ये क्या हो जाएगा, k-1, और ये क्या हो जाएगा, k⁴ माइनस ν2। यहाँ से ν0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k⁴ माइनस ν2। इसको न्यू बोलते हैं, न्यू, नया वाला न्यू, और ये अपॉन में k-1 आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। तो आप चेक कर सकते हैं, k⁴ माइनस ν2 अपॉन k-1 बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आई होगी और वो इससे कुछ सीख पाए होंगे। सरकारों, आगे चलते हैं, क्वेश्चन के सिलसिले में बढ़ते ही जाएंगे, जितना करेंगे उतना ही हमारी मजबूती बढ़ती जाएगी। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन। इनमें से कौन सी बात प्लैंक्स क्वांटम थियरी की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो चलो देखते हैं।
देखो कहता है द एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड इन होल नंबर और मल्टीपल ऑफ क्वांटा। यही नहीं है, यही वाला नहीं है। पूछो क्यों? देखो एनर्जी, हर एनर्जी से एसोसिएटेड, हर रेडिएशन से एसोसिएटेड एनर्जी होती है। वेवलेंथ मालूम है तो कैसे निकालते हो वो एनर्जी? hc/λ से। और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम है बच्चों तो कैसे पता लगा लेते हो? hν से। ठीक है, यानी सेकंड बात तो सही है। आगे कहता है रेडिएशन इज नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूअसली। बिल्कुल सही बात है। रेडिएशन जो है एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में चलता है। ठीक है, तो दूसरा वाला भी सही हो गया। दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ क्वांटम इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही बात है, वो ऊर्जा जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब पहली बात को मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूं। कहता है द एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब्ड, कि एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती और इमिट नहीं होती इन होल नंबर और मल्टीपल ऑफ क्वांटा। ये बात पूरी तरह से गलत है, गलत भी है। और ये किसका पार्ट नहीं है? प्लैंक्स के क्वांटम थियरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि प्लैंक्स ने एनर्जी के एब्जॉर्प्शन और इमिशन के बारे में नहीं बात की थी। उसने बोला था एनर्जी के चलने के बारे में उसने बात किया था। अब जरा देखो मैं समझा देता हूं। जैसे मान लो कहीं n=1 से इलेक्ट्रॉन n=2 में जाता है, यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो भाई एब्जॉर्ब एनर्जी जो होगी वो hν का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगी ना। अगर कोई हायर से लोअर में आता है तो जो इमिटेड एनर्जी होगी वो hν का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगी ना। बट वो क्या कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ध्यान से सुनना, पहली चीज तो ये बात गलत है। और दूसरी चीज कि मैक्स प्लैंक ने इसके बारे में नहीं कुछ बताया कि भाई एब्जॉर्प्शन कब होगा, इमिशन कब होगा। ये बात की बात है। मैक्स प्लैंक की क्वांटम थियरी में एब्जॉर्प्शन इमिशन का कोई चर्चा नहीं था। ठीक है, तो दोनों बातें आप जानते रहिए। और अगर मान लो हुआ भी होता तो hν का इंटीग्रल मल्टीपल ही होता है बच्चों। कोई भी ऊर्जा जो होगी वो hν की इंटीग्रल मल्टीपल होगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बच्चों? कहता है द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वर्क फंक्शन यही फाई की वैल्यू दी हुई है hν0 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो कहता है इफ द मेटल इज इरेडिएटेड विथ अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ 200 नैनोमीटर। एक मेटल है, उस पर एक रेडिएशन गिराया जा रहा है जिसका वेवलेंथ है 200 नैनोमीटर। ठीक है, कह रहा है देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स वुड बी अबाउट। तो जो फोटोन निकलेगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो हमने बता रखा कि मैक्स क्या होती है, कुल कितनी ऊर्जा गिरी माइनस निकालने में कितनी वेस्ट हुई। तो वही ऊर्जा लेकर के, वही एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन भागता है। तो कुल कितनी एनर्जी गिरी जरा देखो, hc/λ माइनस निकालने में कितनी वेस्ट हुई? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब hc की वैल्यू 2 × 10⁻⁻25 जूल सेकेंड या जूल मीटर, और वेवलेंथ कितना है 200 नैनोमीटर इंटू 10⁻⁻9, ये 4 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब अगर लेफ्ट हैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू जूल में है और राइट हैंड वाली वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो बताओ ये बात फिजिकल थियरी की सेम यूनिट के फिजिकल क्वांटिटीज को ही आपस में घटाया या जोड़ा जा सकता है, उसका वायलेशन है कि नहीं? अगर आप फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े होंगे तो आपने वहां पर सीखा होगा कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी यूनिट क्या होती है बच्चों? सेम होती है। तो हमें इसे भी जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हमें मालूम होना चाहिए, सेंटा नहीं बताएगा वहां कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.67 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होती है। यहाँ क्या लिख दूंगा? 1.67 × 10⁻⁻19 जूल। अब अगर इसे तुम सॉल्व करोगे बच्चों तो देखो ये 10 की ये 2 0 यहां से आ जाएगा, ये -7 हो जाएगा और ऊपर जाएगा -7, ये इससे कट जाएगा, ऊपर जाएगा जब -7 बच्चों, तो 10 की पावर -25 में जब तुम 10 की पावर -7 यानी +7 हो जाएगा ऐड करोगे, तो 25 में जब 7 जोड़ा जाता है तो कितना आ जाता है? 10 की पावर -18 आ जाता है। ठीक है, अब जरा देखो ये क्या हो जाएगा? -4 × 7 = 28, 4 × 6 = 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26, और 4 × 1 = 4 यानी कि 6.68 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं जरा देखो, आगे इसको मैं थोड़ा ट्रिकी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻⁻19 और -6.68 इंटू 10⁻⁻19। क्या किया?
10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से डिवाइड कर दिया। तो इसे डिवाइड करोगे 10 से तो 10 की पावर -19 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इधर मैंने लिख दिया। तो चाहे मैं लिखूं 10 इंटू 10 की पावर -19 और चाहे मैं लिखूं 10 की पावर -18, दोनों बातें क्या है बच्चों, सेम ही तो कहलाएंगी ना यार। अब इधर देखो, यहाँ 10 की पावर -19 कॉमन कर दो तो 10 - 6.68, इसको सॉल्व कर सकते हो। 6 में यानी कि 0.32 जोड़ दिए तो 7 हो गया, और बचा कितना, 7 हो गया, तो 3.32 इंटू 10 की पावर -19, ये इतनी एनर्जी लेकर के भागेगा वो, यानी कि 3.32 यानी 3.5 इज इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर सेकेंड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों की हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री तो बच्चे को आती ही है कि भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी H - H0 होगा, यही केमिस्ट्री है। इसके बाद कहीं भी केमिस्ट्री नहीं है। इसके बाद फिजिक्स है और मैथ है। फिजिक्स कहाँ है कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये जूल में है, तो बात बिगड़ जाएगी। दोनों ऊर्जाएं सेम होनी चाहिए, या तो इसे जूल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, या इसे जूल में। मुझे ज़्यादा आसान दिख रहा था उसे जूल में कन्वर्ट करना, मैंने उसे जूल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आंसर तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया नहीं है, आंसर तो जूल में दिया है। अगर मैं इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट भी कर देता हूँ तो फिर से मुझे फाइनल आंसर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि एक टिपिकल प्रोसेस होगा। तो क्यों ना हम आधा काम करके आंसर निकाल दें, मतलब बी लॉजिकल। मेरे प्यारे सरकार, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 देखिए, कहता है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ the radiation with photon energy which is the mean value of photon energy of radiation with wavelength λ1 and λ2। क्वेश्चन को समझना आधा उत्तर आधा आंसर पा जाने जैसा है। देखो, कहता है what is the wavelength of the radiation of a photon, कि एक फोटोन है उसका वेवलेंथ क्या होगा। कहता है with photon energy which is the mean value of photon energies of radiation with wavelength इतना और इतना, यानी कि इस फोटोन की एनर्जी इन दो वेवलेंथ के फोटोनों की एनर्जी के मीन वैल्यू के बराबर है। तो यानी कि एनर्जी ऑफ दिस फोटोन इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 बाई 2 कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, Hc बाई लैम्डा, और ये क्या हो गया, Hc बाई λ1 प्लस Hc बाई λ2 अपॉन 2। Hc कॉमन कर दो, 1 बाई लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 उधर चला जाएगा, और Hc कॉमन करके काट दो तो 1 बाई λ1 और प्लस 1 बाई λ2 हो जाएगा। यहाँ से 2 बाई लैम्डा इक्वल्स टू 1 बाई λ1 कितना है बच्चों, 4000, और 1 बाई λ2 कितना है, 6000। तो यहाँ से अगर तुम 2 बाई लैम्डा इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6000 इंटू 4000 और अपॉन कितना हो जाएगा, 10000। यानी 1 2 3 1 2 3 और एक ये काट दिया। यानी अगर लैम्डा की वैल्यू देखी जाए तो जब आप इसमें लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 600 इंटू 4 6 दूनी 8 8 6 48 4800 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाएगा बच्चों लैम्डा की वैल्यू। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। आपसे कह रहा है कि एक फोटोन है उसका वेवलेंथ जानना है, और इस फोटोन की एनर्जी ये दो वेवलेंथ वाले फोटोनों की एनर्जी के मीन वैल्यू के बराबर है। तो मैंने इनसे रिलेटेड फोटोनों की एनर्जी का मीन वैल्यू ले लिया और इसकी एनर्जी के इक्वेट कर दिया। मीन वैल्यू मतलब औसत। दो फोटोन है तो E1 प्लस E2 डिवाइड बाई 2, 3 होते तो E1 प्लस E2 प्लस E3 डिवाइड बाई 3, 4 होते तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डिवाइड बाई 4 कर देता। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। 4th इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। कहता है कि वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव इज, हाँ ऐसे क्वेश्चनों का इलाज कैसे करोगे, ऐसे में तो सारा दिमाग धरा रह जाएगा। आप कितने भी तेज तरार बच्चे हों, ऐसे क्वेश्चन का आंसर तभी निकाल पाएंगे जब आप याद करने में माहिर होंगे। मैंने आपको पीछे बता रखा था, राम इनविजिबल
यू एक्स गामा को, इसके ऐसी ही तैसी सेकेंडों में आंसर आएगा। देखो कहता है कि वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव की वेवलेंथ, इधर से इधर जाते हो तो एनर्जी घटती है, फ्रीक्वेंसी घटती है, वेवलेंथ बढ़ता है, ठीक है। तो रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है वो जरा देखो सबसे ज़्यादा है कि नहीं, तो रेडियो वेव की वेवलेंथ लेस देन है माइक्रोवेव, ये तो गलत है। ग्रेटर देन है माइक्रोवेव, ये सही है। लेस देन है इंफ्रारेड, ये भी गलत है। और वैल्यू दिया हुआ है तो वैल्यू जाए तेल लेने। सीधी सीधी बात है कि रेडियो वेव माइक्रो के किधर आ रहा है, माइक्रो के लेफ्ट आ रहा है ना। अगर माइक्रो के लेफ्ट आ रहा है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि हम लोग इसको पीछे पढ़ चुके हैं, आपने भी जाना होगा राम इनविजिबल यू एक्स गामा को, इसमें मैंने एक रील भी डाल रखी थी। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस जो बिल्कुल मेमोरी बेस्ड रिस्पॉन्स मांगते हैं, उन्हें अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको कुछ चीज़ें याद भी रखनी पड़ेंगी। बिल्कुल सारी चीज़ें समझने के साथ साथ जितना स्ट्रांग मेमोराइजेशन होगा उतना मिनिमम रिएक्शन टाइम होगा, और जितना मिनिमम रिएक्शन टाइम होगा उतना जल्दी आप परफॉर्म करोगे। मेरे प्यारे से आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। कहता है ए सर्टेन रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 980 किलोहर्ट्ज, ठीक है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ब्रॉडकास्टेड बाय द रेडियो स्टेशन। कोई दिक्कत नहीं है। E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, और न्यू की वैल्यू क्या होती है, सी बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी हमें दिया है 980 किलो हर्ट्ज, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हर्ट्ज हो जाएगा। सी की वैल्यू है 3 × 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हमको लैम्डा चाहिए, तो यहाँ से लैम्डा क्या हो जाएगा, 3 × 10 की पावर 8 अपॉन 980 × 10 की पावर 3। इसको तुम सॉल्व कर दो तो 3 × 10 की पावर 3 ऊपर गया तो 10 की पावर 5 बन गया। ये कितना हो गया, 980, ये लगभग 1000 के आसपास है। तो अगर मैं इसे 3000 लिख दूं तो ये 10 की पावर 2 हो जाएगा, और ये 980 लिख दूं तो ये 1000 होता तो 3 बार जाता, 1000 से छोटा, 3 से जस्ट ज़्यादा, 3 से जस्ट ज़्यादा इंटू 10 की पावर 2, यानी कि ये बिल्कुल 3 पॉइंट समथिंग में जब तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो है एक डिजिट पे डेसिमल आ जाएगा, यानी 306 मीटर के आसपास आना चाहिए। जिसको नहीं समझा वो ऐसे देख लो, 3000 अपॉन 980 है इंटू 10 की पावर 2 है, डेसिमल से डेसिमल काटे, बोलो। अब तुम अगर इसको इसमें डिवाइड करना है तो 3 बार जाएगा ये 3 से, क्योंकि 4 होते ही वैल्यू बढ़ जाएगी, तो 3 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, जरा देखो, 3 8 24 और 3 9 27, 27 और 2 कितना हो जाएगा, 29, 294 डेसिमल लगाया और 6 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, यानी कि 6, फिर मैंने 0 बढ़ाया यानी कि 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 2। जब उसको तुम पूरा वैल्यू में लिखोगे तो 306 के आसपास आ जाएगी। कैसे पता लग जा रहा है, क्योंकि 3.xy मान लो 2 डिजिट तक निकाले इंटू 100 किए तो क्या हो जाएगा, 3xy और 00 और यहाँ डेसिमल लगा दोगे, यानी जो 3 डिजिट में वैल्यू है वही आंसर है। तो यही देखो 3 डिजिट में है, ये देखो 3 पॉइंट समथिंग है, सिंगल डिजिट है, फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ पे इधर है, और इंटीग्रल वैल्यू सिंगल डिजिट में है, यहाँ इंटीग्रल वैल्यू डबल डिजिट में है, यहाँ इंटीग्रल वैल्यू 4 डिजिट में है। अबे मैथ है, समझा या नहीं समझा तो उसको पूरा डिवाइड करके चेक कर लेना, मेरे को तो आता है। आगे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थियरी, ठीक है, इनमें से कौन सी बात करेक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, कहता है एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूअसली। ये तो सच बात है। एनर्जी ऑफ अ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, ये भी सही बात है। ए फोटॉन इज ऑल्सो अ क्वांटम ऑफ लाइट, ये भी सही है। एनर्जी लेस देन अ क्वांटम कैन ऑल्सो बी इमिटेड और एब्जॉर्ब, नहीं, यानी एक फोटॉन की एनर्जी से कम जो एनर्जी होगा तो वो क्या हो जाएगा, जैसे कम मतलब उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना छोटा कुछ भी लोगे तो फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी ना, नहीं समझा। एक फोटॉन की एनर्जी कितना है, एच न्यू है। अब इससे कम जो ऊर्जा होगी वो फ्रैक्शनल होगी ना, समझा होगा ना भाई। इससे कम कैसे आएगा, जब इसको किसी डिजिट से डिवाइड करोगे, 1 2 3, 1 से डिवाइड करोगे बराबर आएगा, 1 से बड़ी, 2 से कर दोगे तो फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी, 3 से कर दोगे फ्रैक्शनल वैल्यू, यानी यही गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि किसी एक फोटॉन की जो ऊर्जा है
वो एक क्वांटम यानी अकेले एक फोटोन की ऊर्जा से कम नहीं हो सकता है, यानी कि मिनिमम वैल्यू उसकी h न्यू हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। दैट्स वाई फोर्थ इज द रॉन्ग। तो कह रहा है कि विच इज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। आगे बच्चों हमसे बात करता है इफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम जितनी फ्रीक्वेंसी लगती है उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जुड़े हुए वेवलेंथ को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। कहता है इफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल इज इतना नैनोमीटर, देन वर्क फंक्शन फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, वर्क फंक्शन क्या होता है h न्यू नॉट, इसे क्या लिख देंगे hc बाई लैम्डा नॉट। hc क्या होता है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25 और लैम्डा नॉट की वैल्यू हमें दिया है 330 इंटू 10 की पावर माइनस 9। इसको सॉल्व कर दूंगा 2 इंटू 10 की पावर ये माइनस 16 हो जाएगा, 9 ऊपर जाएगा तो अपॉन 330। इसको आपको अंटी में लेना है तो अंटी में भी ले सकते हो। इसको कैसे ले सकते हो, देखो हमें निकालना है फाई की वैल्यू। तो देखो 2 को मैं इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 2000 ले लेता और इसको 330 ले देता हूँ और इंटू 3 जीरो बढ़ाया तो 10 की पावर माइनस 19 लिख देता हूँ। इसको काट दिया। अब देखो 33 से मुझे 200 को डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा 3 छक 18 और 3 छक 180, हाँ लगभग 6 टाइम जाएगा तो 6.x इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 के आसपास वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए 6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 दिया हुआ है। तो आप इनका मैथमेटिकल हैंडलिंग सीखिए। मैं जेई में तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आती, बट मैंने देखा है कि जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बेचारे बच्चे बड़े मैथमेटिकली खाली होते हैं। उनको लगता है अरे यार 10 तक तो मैथ गया 10 तक ही था, अब तो बायो पढ़ के काम हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। आपको पैरेलल में बायो आपके लिए 50% है, बट आपको पैरेलल में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी 50% में है। अगर आप उनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को क्या किए, नज़रअंदाज किए, आपने कैलकुलेशंस को नहीं सीखा, आपने ये नहीं देखा कि आपका टीचर कैसे भड़ा भड़ सॉल्व कर रहा है, आपने उससे सीखने की कोशिश नहीं की, तो बच्चों इस देश के अलग अलग कोने में बच्चे बैठ करके संघर्ष कर रहे हैं। वो बिल्कुल भी उनके पास ऑप्शन नहीं है। और जो संघर्ष कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो त्याग कर रहा है, वो तो आपको हरा ही देगा ना। अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं कर रहे हैं तो, आप बैठ के मजे ले रहे हैं तो, या आपने ऐसा सोच लिया अरे यार मेरे से नहीं होगा, ऐसा सोच लिए तो होगा भी नहीं। तो आपका काम है इसको अच्छे से समझना कि कैलकुलेशन को मैं कैसे डील करता हूं। अगर मेरे से आपने कैलकुलेशन को डील करना सीख लिया तो आपको मजा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना हर्ट्ज फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस हैविंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना। इसकी ऐसी की तैसी एक मेटल है, इस पर जब फ्रीक्वेंसी गिरेगी न्यू तो उसका के मैक्स कितना होगा, पीछे मैंने बता रखा है थियरी में, ये एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के बराबर होगा। एच कॉमन कर दो, न्यू दिया है कितना 3.5 इंटू 10 की पावर 15, न्यू नॉट भी आपको दिया है कितना 1.5 इंटू 10 की पावर 15। एच को बाहर रखो और 10 की पावर 15 को भी कॉमन कर दो। तो जब तुम h को बाहर रखते हुए 10 की पावर 15 को कॉमन कर दोगे तो जरा देखो क्या बच जाएगा, यानी h इंटू 10 की पावर 15 कॉमन कर दिए 3.5 माइनस 1.5 बन गया, यानी h इंटू 10 की पावर 15 और इंटू कितना हो जाएगा 2। h की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 इंटू 10 की पावर 15 इंटू 2। इसको सॉल्व कर दोगे तो 2 छंग 12, 2 छंग 12 1 13, 1.32 इंटू 10 की पावर इसमें 5 जोड़ दोगे तो 20 19 माइनस 19 हो गया, या इसे मैं 1.32 इंटू 10 की पावर माइनस 18 भी बोल सकता हूँ। तो देखो कहाँ दिया है, ये दिया है, ये देखो फर्स्ट इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 17 में कि लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा shines on a metal surface with intensity wavelength lambda, intensity x, and the metal emits lambda electron। अच्छा नहीं, इसमें उसने कुछ गलत लिखा है, ये y है, y है नॉट लैम्डा। देखता हूँ फ्रेम में है कि नहीं,
इट्स वाई, इट इज ओके, हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट सब फ्रेम में है। वाई इलेक्ट्रॉन इमिट्स पर सेकेंड, ठीक है, ऑफ एवरेज एनर्जी जेड, व्हाट विल बी हैपन टू वाई एंड जेड इफ एक्स इज डबल। वाई क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मेटल वाई, हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर सेकेंड। जेड क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी है, और एक्स क्या है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को डबल करने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ जाते थे, इमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पीछे थियरी में बता रखा है, लेकिन उनकी जो बच्चों इस लेक्चर को आप तभी देखिए जब आपने थियरी वाला लेक्चर देख रखा है, अदरवाइज ये आपको बिल्कुल भी बोरिंग सा लगेगा। अगर आपने थियरी वाली लेक्चर देख रखी है तभी आप बातों को रिलेट कर पाएंगे। मेरे प्यारे सरकार देखो, इंटेंसिटी को बढ़ाने से इजेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि वाई की वैल्यू तो बढ़ जाएगी, लेकिन बच्चों काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो y विल डबल एंड z विल बी बिकम हाफ, ये तो गलत हो गया। y विल रिमेन सेम एंड z विल डबल, ये भी गलत हो गया। बोथ y एंड ये भी गलत हो गया। y विल बी डबल, y तो चेंज होगा बट z विल बी सेम, कांस्टेंट रहेगा, यही सही है। इंटेंसिटी को चेंज करने पर इजेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो चेंजेस आएंगे, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तभी तो जब हमने पहला केस किया था कि कट ऑफ पोटेंशियल पर इंटेंसिटी को डबल कर दिया था तो करंट नहीं मिला था, बट तीसरे केस में जब हमने कट ऑफ पोटेंशियल पर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों को डबल कर दिया था तो करंट डबल होके मिला था। इसका मतलब समझ ही जाइए, पीछे थियरी में बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। हाँ, कहता है अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट falls on an aluminum surface, ठीक है, work function for that surface is 4.2 electron volt, the kinetic energy in joule of the fastest electron emitted। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी बतावे के बाद एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के बराबर होगा। एच न्यू कितना है, देखिए अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये पूरी एनर्जी ही दी है, यानी कि जो गिर रही है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा गिर रही है। अच्छा, और वर्क फंक्शन कितना है, बहुत आसान हो गया, 4.2, पूरी एनर्जी ही दिया है ना, फ्रीक्वेंसी देने की जरूरत ही नहीं है। तो कितनी आ गई ये आ गई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट आंसर शुड बी इन जूल। तो 1.67 × 10 raised to the power -19, 2 से 14, 2 छंग 12 1 13, 2 1 के 2 1 3, 2 से 14, 2 छंग 12 1 13, 2 1 के 2 1 3, ठीक है। अब इंटू 10 की पावर -19 जूल, यानी 3.34 × 10 raised to the power -19 जूल। बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं प्यारे सरकार को ये बात समझ में आई होगी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। कहता है द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज इतना, ठीक है, और कहता है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इतना, ठीक है। कहता है विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ ऑफ ए क्वांटम ऑफ लाइट विथ फ्रीक्वेंसी इतना, ठीक है। तो विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ ऑफ ए लाइट, ठीक है। ये न्यू क्या होता है, सी बाई लैम्डा, 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, सी बाई न्यू। सी है 3 × 10 raised to the power 8, और न्यू कितना है 8 × 10 की पावर 15। सॉल्व कर दो, 3/8 × 10 की पावर -7, इसको दशमलव लगा दो 0, तो 8 त्रिक 24, 6 30, 8 से 56, 8 पंचे 40 × 10 की पावर -7। इसे मैं 3.75 × 10 की पावर -8 भी बोल सकता हूँ। कुठे आहे 3.75 अप्रॉक्स 4 × 10 की पावर -8। भाई इसकी क्लोजेस्ट वैल्यू मैंने चेक किया तो इसकी क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सा दिया हुआ है, 4th ऑप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा। नंबर 20 बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। पीछे बच्चों लिखा है द MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बॉडी स्कैनर्स यूज्ड इन हॉस्पिटल ऑपरेट विथ 400 मेगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। MRI आपने तो सुना ही होगा बच्चों। एक बार मेरे घुटने में चोट लगी थी तो एक्सरे से कुछ पता ही नहीं आ रहा था, एक्सरे में बिल्कुल सारी चीज़ें नॉर्मल रहती। जैसे MRI हुई, एक 200 इमेज निकाल के रख दिया घुटने का, पता लग गया कि लेटरल टिबियल में थोड़ा सा चोट है, तो ध्यान रखना है। तो यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब है कि एकदम माइन्यूट ऑब्जर्वेशन जो देता है बॉडी के
पार्ट्स का या बॉडी में होने वाली अलग अलग घटनाओं का वो एमआरआई से पता लग जाता है। मेरे प्यारे सरकारों, कहता है कि द एमआरआई बॉडी स्कैनर्स यूज्ड इन हॉस्पिटल्स ऑपरेट्स विथ 400 मेगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी। बच्चों 400 मेगाहर्ट्ज को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? 400 मेगाहर्ट्ज को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं जो है हर्ट्ज में। अब बच्चों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एमआरआई सुना ही होगा। एक बार मेरे घुटने में चोट लग गई थी, एक्सरे हुआ, कुछ पता ही नहीं लगा। जैसे एमआरआई हुआ पता लग गया कि लेटरल टिबियल में चोट है, यानी कि बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, 200 इमेज निकाल के रख दिया घुटने का। माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बच्चों एक एमआरआई जो किस पे वर्क कर रही है? 400 मेगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी पे। अब जरा देखिए सरकारों, मेरे पीछे यूनिट कन्वर्जन में मैंने सिखा रखा है 400 मेगाहर्ट्ज को हम लोग 400 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज भी बोल सकते हैं प्यारे बच्चों। कहता है कि द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू दिस रेडियो फ्रीक्वेंसी। अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो c बाई लैम्डा होता है, तो लैम्डा इक्वल्स टू c बाई न्यू हो जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ ये कितना हो जाएगा न्यू 400 इंटू 10⁶। इसको सॉल्व करोगे तो 3 इंटू ये 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, 3/4 आ गया, और ये 0.75 ऊपर सब कुछ मीटर में है, तो आंसर किस में आ जाएगा? मीटर में। मींस विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों आगे चलेंगे प्रैक्टिस में, क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। कहता है कि फोटोन ऑफ विच लाइट हैज मैक्सिमम एनर्जी। अच्छा, किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है? तो मैंने आपको बता रखा है, देखो ये ट्रिक कितना काम आता है। राम इनविजिबल UX गामा को, इसमें ये विजिबल है VIBGYOR। जब हम इधर से इधर जाते हैं तो एनर्जी घटती है, फ्रीक्वेंसी भी घटती है और वेवलेंथ बढ़ता है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है एक बार आप देख लीजिए। हमसे क्वेश्चन में कहता है कि फोटोन ऑफ विच लाइट हैज मैक्सिमम एनर्जी, किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? तो उसमें रेड भी है, और उसमें कौन कौन है? ब्लू भी है, और उसमें कौन है? वायलेट है, और उसमें कौन है? ग्रीन है। तो बच्चों अगर राइट टू लेफ्ट मूवमेंट पर एनर्जी घट रही है, इसका मतलब कि जो भी इनमें से मोर राइट होगा वही करेक्ट है। तो मोर राइट पोजीशन पे कौन है? वायलेट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वायलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 कहता है कि ए फोटोन ऑफ 300 nanometer is absorbed by a gas and then emitted into 2 photon. One has wavelength इतना नैनोमीटर, then the wavelength of second one is नैनोमीटर। ऐसा क्वेश्चन पीछे आपने किया है, बट वो इससे भी स्मार्ट था, ये तो आसान है। वहां पर 1/λ पूछ रहा था। अरे 300 360 याद कर लो। कह रहा है कि एक गैस है, एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका वेवलेंथ जो है बच्चों वो 300 नैनोमीटर है। ठीक है, हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू इमिटेड एनर्जी, बिकॉज वी कैन नॉट क्रिएट एंड वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय। यानी एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि उसने इसको एब्जॉर्ब किया और 2 फोटोन इमिट कर रहा है। एक का वेवलेंथ दिया हुआ है 496 नैनोमीटर और दूसरे वाले का वेवलेंथ पूछ रहा है। तो E एब्जॉर्ब इज इक्वल्स टू E एमिटेड। E एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा? hc/λ। E एमिटेड किन फॉर्म्स में इमिट हो रहा है? 2 फॉर्म में, तो hc/λ1 प्लस hc/λ2। hc कॉमन करके काट दिया और यहाँ आ गया 1/λ। ये क्या हो जाएगा? λ1 λ2 और λ1 प्लस λ2। दोनों तरफ का रेसिप्रोकल ले दो तो λ इक्वल्स टू λ1 λ2 अपॉन λ1 प्लस λ2 रिप्लेस कर दो, धड़ से आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चे, अच्छा नहीं λ1 λ2 नहीं दिया है, वेट रुक जाओ,
थोड़ा ज़्यादा तेज कर दिया मैंने, ये रिप्लेस नहीं कर सकते अभी क्योंकि LHS वाली वैल्यूज़ दी हुई हैं, सॉरी। ये ऐसे कर देंगे, देखिए उसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉमन लेके काटा, 1/λ इक्वल्स टू 1/λ1 प्लस 1/λ2। 1/λ की वैल्यू कितना दिया है 1/300, 1/λ1 कितना है 496 प्लस 1/λ2। अब 496 है, हम देख रहे हैं कि इनके बीच ठीक ठाक डिफरेंस है, यानी चारों ऑप्शन बिल्कुल पास पास के तो है नहीं। तो 496 को 500 कर दो ना यार, काहे को इतना टिपिकल कैलकुलेशन करोगे। -1/500, ये 1/λ2 आ गया। प्यारे बच्चों अब हम 1/λ2 को सॉल्व करेंगे। ये देखिए 1/λ2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 इंटू 300 और ऊपर क्या आ जाएगा 200, 2 0 कट गया और λ2 किसके बराबर आ जाएगा 5 3 15, 1500 नैनोमीटर के। तो देख लीजिए, अच्छा यानी कि 496, ठीक है 1500 और अपॉन में 2 भी तो आएगा, 2 से 14, 1 15, 2 5 10, 750 नैनोमीटर, यानी 750 के आसपास वाली वैल्यू करेक्ट होगी। ये देखिए 759 इज द राइट आंसर। अब अगर आप इसको तुम 496 लेके कैलकुलेट करोगे तो रिलेटिवली 500 लेके कैलकुलेट करने की तुलना में थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन टफ होगा कि नहीं। मैं तो सट से स्मार्टली पकड़ लिया कि दिए गए चारों ऑप्शन में ऑप्शन दूर दूर के हैं, इसलिए अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं 496 को 500 मान दूं तो कोई बहुत बड़ा सुनामी नहीं आ जाएगा, मेरा आंसर मैच करेगा। आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों देखो चाहे जेईई का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो, अगर बच्चा वही पेपर घर ले आकर के सॉल्व करता है तो वो उन्हीं पेपरों में सिलेक्शन भर का नंबर ले आ लेता है। बट अगर वही पेपर एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाता, यानी ओवरऑल खेल किसका है प्यारे बच्चों, टाइम मैनेजमेंट का। तो क्वेश्चन को आपको सॉल्व तो करना ही करना है। कम समय में सॉल्व करने की आदत अगर डेवलप कर लिए तो फिर आप कंपटीशन के लायक बन चुके हैं। और कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी सीखनी पड़ेंगी, बिल्कुल एकदम जो रियलिस्टिक कैलकुलेशन है उसमें फंस करके कम समय में क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया जा सकता। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 करूंगा। अब कहता है ए फोटोन इन एक्स रीजन इज मोर एनर्जेटिक देन इन विजिबल रीजन। ओके, एक्स इज, ठीक है, हाँ ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लोगों के लिए होगा समस्या। राम इनविजिबल UX गामा को कह रहा है कि एक फोटोन है जो कि ए फोटोन इन एक्स रीजन इज मोर एनर्जेटिक देन विजिबल रीजन। कोई एक्स रीजन है जो विजिबल से जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इधर जाने पे एनर्जी कम होती है। अगर विजिबल से एनर्जी ज़्यादा है यानी वो विजिबल के राइट साइड वाला है, या तो U अल्ट्रा वायलेट है या एक्स रे है या गामा रे है या कॉस्मिक रेज है। तो पूछ रहा कौन है, इंफ्रारेड वो तो विजिबल से लेफ्ट है, कभी हो ही नहीं सकता। अल्ट्रा वायलेट वो विजिबल से राइट है, पक्का यही आंसर है। माइक्रोवेव ये तो विजिबल से लेफ्ट है, ये कभी हो ही नहीं सकता। रेडियो ये तो विजिबल से लेफ्ट है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई व्हिच वन इज द राइट आंसर, अल्ट्रावायलेट। इसलिए जब मैं आपको ये जिंगल सिखा रहा था तो अगर आपने ध्यान से बातों को सुना होगा तो इस तरह के क्वेश्चन को आप रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, क्योंकि ये तो पूरा मेमोरी बेस्ड है। यहां आप कोई भी दिमाग नहीं लगा सकते हो। याद है तो जवाब दे पाओगे, नहीं याद है तो नहीं दे पाओगे। आगे चलते हैं बच्चों। कहता है फोटोन ऑफ विच लाइट हैज मैक्सिमम एनर्जी। ये तो शायद पीछे हमने कर दिया ना, हाँ कर ही दिया ना, वायलेट का ही तो मैक्सिमम एनर्जी होगा। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट हैविंग वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। अबे कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। C बाई लैम्डा इक्वल्स टू न्यू, तो C 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। लैम्डा कितना दिया है 600 इंटू 10 रेज टू द पावर -9, यानी 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर -7, 1/2 ऊपर गया 10 की पावर 8 7 15 15, यानी कि 0.5 इंटू 10 की पावर 15। या मैं इसको बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, 5 से, यानी इसमें 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दो, यानी 5 इंटू 10 की पावर 14। ओके, इट इज गिवन, यस इट इज गिवन। सड़ेला क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि वेव नंबर ऑफ रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 14 हर्ट्ज। अच्छा, फ्रीक्वेंसी दिया है, वेव नंबर पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है C बाई लैम्डा।
frequency is equals to c into 1 by lambda. We know that the reciprocal of wavelength is called wave number, means we have to calculate the value of 1 by lambda. This one is the wave number. So how we can get the value of 1 by lambda? 1 by lambda is equals to nu by c. न्यू कितना दिया है बच्चों? 4 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8. तो ये 1 बाई लैम्डा के बराबर हो जाएगा. 1 बाई लैम्डा को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 4 इंटू 10 की पावर प्लस 4 है माइनस 8 है अपॉन 3. इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 एक के 3 1 4, 10 3 त्रिका 9, 1 10 3 त्रिका 9 इंटू 10 की पावर माइनस 4. But all the values are taken in SI system, so it will be in meter, but we have to write these value in centimeter. तो ठीक है, मीटर को अगर हमको किस में कन्वर्ट करना है, ध्यान से देख लीजिए 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 लीजिए, किस में कन्वर्ट करना है हमको? मीटर को. सारे आंसर सेंटीमीटर में दिए गए हैं. ठीक है, अगर सारे आंसर सेंटीमीटर में दिए गए हैं यानी कि ये मीटर इनवर्स हो गया. ठीक है, तो 1.33 भाई 1 बाई लैम्डा की यूनिट तो मीटर इनवर्स आएगी ना. 10 की पावर माइनस 4 इंटू 1 बाई मीटर लिख सकता हूँ, या इसे मैं 1.33 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 1 मीटर. 1 बाई मीटर यानी 1 बाई 1 मीटर. 1 मीटर को क्या लिख सकता हूँ? 100 सेंटीमीटर. ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? 1.33 इंटू 10 की पावर माइनस 6. ये 10 की पावर 2 है, ऊपर गया तो माइनस 2 हो जाएगा. अब ये तो समझते ही होगे ना, बिल्कुल समझोगे. और सेंटीमीटर का इन्वर्स यानी 1.33 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 सेंटीमीटर का इन्वर्स. दिस इज द राइट आंसर. देखने में तो क्वेश्चन लल्लू लाल है, लेकिन ये वाली सेटिंग आनी चाहिए. देखो, मीटर इन्वर्स को सेंटीमीटर इन्वर्स में कन्वर्ट करने वाली सेटिंग, ये तो कहाँ से सीखोगे? ये मैंने आपको पढ़ा रखा है. यूनिट कन्वर्जन नाम से आपको मैंने बहुत मस्त तरीके से सिखा रखा है बच्चों. आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं. कहता है which one of the following is not characteristics of Planck's quantum theory. ठीक है, अरे भाई ये क्वेश्चन कितनी बार आ गया यार. हट हो चुका है ये. नेक्स्ट देखेंगे इस क्वेश्चन को. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. देखिए, हमसे कहता है बच्चों कि एक X2 मॉलिक्यूल है, इस पर एक लाइट गिर रही है जिसकी वेवलेंथ कितना है बच्चों? जरा गौर से देखो कितना है. जिसका वेवलेंथ है 1240 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो कह रहा है इससे ये X2 जो है वो किस में टूट जाता है? ये X2 जो है वो किस में टूट जाता है? 2x में. यानी इसके बीच जो बॉन्ड बना था वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि लाइट के पास क्या होती है? एनर्जी. तो कह रहा है उसका बॉन्ड एनर्जी बताओ. तो एक मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं. तो कितनी, अगर वो इस वेवलेंथ में टूट गया, यानी इसकी खुद की जो एनर्जी थी वो इस वेवलेंथ की एनर्जी के बराबर थी, तभी तो इसने इसे तोड़ डाला ना. बोलो, ये बात समझना. अगर इस एनर्जी पे ये टूट गया, यानी इसकी खुद की जो अब बॉन्ड एनर्जी क्या है कि एक मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी, अगर इसी वेवलेंथ में टूट गया, यानी बॉन्ड एनर्जी किसके बराबर है? इस वेवलेंथ से जुड़ी हुई एनर्जी के बराबर है. तो देखिए, अगर हम लोग निकालेंगे इसकी बॉन्ड एनर्जी तो वो इसी के एनर्जी के बराबर आनी चाहिए. hc बाई लैम्डा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25. लैम्डा कितना है? 1240 एंगस्ट्रॉम. इसे अपन क्या बोल सकते हैं? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25 और 1240 इंटू 10 की पावर माइनस 10. इसे सॉल्व करोगे तो 2/1240 इंटू 10 की पावर माइनस 15 आ जाएगा. इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2000/1240 इंटू 10 की पावर माइनस 18. इधर 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से डिवाइड कर दिया. प्यारे बच्चे, इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग 1.6 के आसपास आता है. 67 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18. ये जूल में आ गया. अब जरा देखो, ऑप्शंस कई तरीके से दिए हैं. देखता हूँ, इसमें मोल भी है. अभी मोल तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है. अगर मैच कर जाता है तो ठीक है, और अगर मोल वाला आंसर होगा तो फिर थोड़ी बहुत बातें मोल के बारे में बता देंगे. देखिए सरकारों, इतना जूल आया. अब हम जानते हैं कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है. तो 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा? 1/1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के. टोटल कितना जूल आया है? तो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस
18 जूल आया है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाई 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 18। इसको सॉल्व करोगे, ये ऊपर गया तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल आ जाएगा, यानी कि आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। तो देखिए बच्चों, तो हमसे कहता क्या है? हमसे कहता है कि एक मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस के लिए जो h न्यू नॉट की वैल्यू है वो कितना दी हुई है, यानी उसका वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, ठीक है। वो हमसे कहता है बताओ किस वेवलेंथ की लाइट निकालें इस पे कि उसके गिरने पर इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी वेलोसिटी जीरो हो, यानी वो जस्ट मेटल से निकल तो जाए बस उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी ना हो। अब यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी क्या कहलाती है? वर्क फंक्शन, यानी गिरने वाली लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो, यानी E इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट करेंगे, वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E क्या हो जाएगा? एच सी बाई लैम्डा, एच सी की वैल्यू राउंड ऑफ करके 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25 और अपॉन 4 इंटू 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, ये जूल में हो गया, तो यहाँ से हमें लैम्डा मीटर में आ जाएगा। अब जरा देखो, इसको सॉल्व करोगे, 2 दूनी 4 और 2 7 14 4 हाथ हवा 1 2 6 12 1 13 और 2 1 के 2 1 3 3.34 और ये 10 की पावर ऊपर चला जाएगा तो -6 हो जाएगा, यानी अपन इसे 1/3.34 या इसे मैं 1 2 या ठीक है ये हटा के इसको 100 कर दूं इंटू 10 की पावर -6 कर दूं, ठीक है। अब इसमें मैं 1 0 और बढ़ा दूं, इसको 10 की पावर -7 कर दूं, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो ये लगभग 3 बार जाएगा, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। तो 3 पॉइंट XY में मान लेता, ठीक है, XYZ मान लेता और इंटू 10 की पावर -7 मीटर है। अब इसको अगर मैं 3XYZ लिखूं तो इंटू 10 की पावर -10 मीटर बोल सकता हूँ। 10 की पावर -10 मीटर क्या हो जाएगा? 3XYZ एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाएगा। भाई ये ट्रिक जानो, कंपटीशन में इसकी बहुत ज़रूरत लगती है। तो देखो इससे मिलता जुलता आंसर कौन है? 4 डिजिट हो इंटीग्रल पार्ट में और एंगस्ट्रॉम में हो, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देख लो, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है, मैं तो दिमाग से कर रहा हूँ काम को, यही आएगा। आगे देखते हैं बच्चों और बात करते हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 30 की। कहता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल X इज इतना जूल, वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन नॉट फोटो इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल X इज, ठीक है। हमसे कह रहा है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, एक मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी इतनी है, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, वो एनर्जी किसके बराबर है? 3.31 इंटू 10 की पावर -20, ठीक है। हमें इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब गौर पूर्वक देखना, अगर एनर्जी इससे कम आ जाए तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, यानी कि मैं इसको इक्वेट करके लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा और लैम्डा की वैल्यू जो निकालूंगा उस पे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि ये मैंने बराबर करके किया है। मुझे एनर्जी इससे कम चाहिए, यानी लैम्डा जो भी आएगा उससे ज़्यादा चाहिए। फिर से सुन लो, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है और निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी हमको मालूम है। बता रहा है कि किस वेवलेंथ को गिराएं कि इलेक्ट्रॉन ना निकले। तो जरा देखो, पहले मैं वो वेवलेंथ पता लगाता हूं जिस पे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, फिर मैं बोल दूंगा कि इलेक्ट्रॉन ना निकले इसके लिए गिरने वाले लाइट का वेवलेंथ की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो इससे कम होनी चाहिए। इससे कम यानी वेवलेंथ जो आएगा उससे ज़्यादा। समझा? देखते हैं। तो एच सी की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -25 और लैम्डा हमको निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा? 3.31 इंटू 10 की पावर -20। इसको सॉल्व करोगे तो 2/3.31 इंटू 10 की पावर -5, ये लैम्डा हो गया। अब इसको ज़रा देखो, भगा दो 2 0 तो ये 200 हो गया। चलो अब ज़रा देखो, इसको 2000 बना दो और 3.31 कर दो और इसको 10 की पावर -6 बना दो। भाई 1 0 बढ़ाया, इधर एक माइनस बढ़ा दिया। अब लैम्डा ज़रा देखो, 2000 में से डिवाइड करोगे तो मुझे पता लग रहा है अप्रॉक्स 6 बार जाएगा इंटू 10 की पावर -6 मीटर, यानी कि लगभग 6 माइक्रोमीटर के बराबर आएगा वेवलेंथ। कब? जब इतनी एनर्जी उससे एसोसिएटेड हो।
बट अगर इतनी एनर्जी उससे एसोसिएटेड होगी तब तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकले ना, यानी जो भी कुछ वेवलेंथ आया उससे वैल्यू जस्ट बड़ी होगी। जब जस्ट बड़ी होगी तभी तो एनर्जी जितनी चाहिए उससे जस्ट कम आएगी। तो 6 से जस्ट बड़ी वैल्यू यहाँ पर कौन है? 7 है। दैट्स वाई 7 इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट जरा देखिए बच्चों, कहता है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स ऑन मेटल हैविंग वर्क फंक्शन hc बाई लैम्डा नॉट। वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक ओनली व्हेन, देखो hc बाई लैम्डा नॉट, ध्यान पूर्वक देखिएगा, अगर गिरने वाली फ्रीक्वेंसी बड़ी या बराबर होती है न्यू नॉट के, तभी जाकर के क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? c बाई लैम्डा, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? c बाई लैम्डा नॉट। c से c कट गया, बोलो हाँ। अब अगर 1 बाई लैम्डा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बाई लैम्डा नॉट था, तो इसका मतलब क्या होगा कि लैम्डा लेस देन और इक्वल टू लैम्डा नॉट होना चाहिए। भाई कहीं अगर जैसे देखो 1/2 बड़ा है किससे? 1/3 से। अगर 1/2 बड़ा है 1/3 से, तो गौरपूर्वक देखिएगा, जब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो 2 छोटा हो जाएगा ना 3 से, तभी तो 1/2 बड़ा होगा 1/3 से। समझे या नहीं समझे? बहुत ट्रिकी चीजें हैं बेटा ये सब। यानी कि लैम्डा शुड बी लेस देन और इक्वल टू लैम्डा नॉट। सो सी इज द राइट आंसर। प्यारे क्वेश्चन है। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है 32। कहता है कि कॉपर मेटल जिसका वर्क फंक्शन इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कैन शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए कब? अच्छा, तो जब उस इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यानी गिरने वाली लाइट की एनर्जी मिनिमम वर्क फंक्शन के बराबर हो, यानी hc बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 4.8। ज़्यादा दिल से मत लगाओ, 2 × 10⁻⁻25 लैम्डा 4.8 को 5 बोल दो, इलेक्ट्रॉन में दिया है वोल्ट में, तो 1.67 × 10⁻⁻19 से करके उसे जूल में कन्वर्ट कर दो, तो ये भी SI ये भी SI, तो लैम्डा कितना आ जाएगा? 2 × 10⁻⁻25 अपॉन 5 × 1.67 × 10⁻⁻19, ये कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 5 × 1.67, ये ऊपर गया 10⁻⁻6। ठीक है, अब जरा देखो, ध्यान पूर्वक देखो भैया जी, अब हम यहां खेल बना देंगे। देखो, अगर ये 2 है, 5 7 35, 5 6 30, 3 33, 5 1 5 3 8, 8.35 है। यहाँ इसको काटा, 2 0 बढ़ाया, ये 10⁻⁻6 है। अब मैंने इसको 1 0 और बढ़ाया, यहाँ 10⁻⁻7 कर दिया। ये तो कोई पाप नहीं है, ये तो बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। अब मुझे मालूम है कि ये लगभग 2.x टाइम जाएगा। ठीक है, तो 2.x टाइम जाएगा, तो चलो 2.x 3 डिजिट तक निकाल देता, yz इंटू 10⁻⁻7 हो गया, या इसे मैं 2xyz इंटू 10⁻⁻10, या इसे मैं 2xyz एंगस्ट्रॉम बोल सकता हूँ, 2xyz एंगस्ट्रॉम। सही है भाई, पहली डिजिट तो 2 मालूम है ना यार, इतना टेंशन नहीं लेना। ये तीनों, इसको तुम सॉल्व करके देख लो, अगर यही ना आ जाए तो बताना। तो तुम मेरे ट्रिक को सीखो यार, क्योंकि तुम ऑप्शनल पेपर में बैठोगे, वहां पर अगर तुम वो लेबरों वाला गुड़ा भाग कैलकुलेटर वाला करते रहे तो उससे थोड़ी बात बनेगी। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कहता है मेरे प्यारे बच्चों, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इतना देन वेवलेंथ ऑफ दिस फोटोन। ठीक है, चलो भाई, एनर्जी दिया है, वेवलेंथ पूछ रहा है, इसको आप खुद करिए और कमेंट सेक्शन में जाइए। भाई इतनी मेहनत हो रही है, मानता हूँ कि मेरा भी पैशन है, बट आप लोगों का लाइक कमेंट हमको क्या देता है? एनर्जी देता है ना, मज़ा आता है फिर काम करने में। अननोन किसी का अगर लाइक से तो पता नहीं लगता, कमेंट आ जाए यार, थोड़ी एनर्जी भी मिलती है। तो आप इसको खुद से सॉल्व करके बताइए, सीधी सीधी बात है। क्या एनर्जी दिया है और वेवलेंथ पूछ रहा है, E इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल्स टू hc बाई ई। अब खुद वैल्यू डालो, गुणा भाग करके बताओ आंसर कमेंट सेक्शन में। कहता है कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ, लो c इक्वल्स टू न्यू बाई लैम्डा, तो सॉरी न्यू इक्वल्स टू c बाई लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? c बाई न्यू। न्यू दिया है, c मालूम है, आ जाएगा। 35 को देखो, कहता है द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज इतना, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इतना मीटर पर सेकंड, ठीक है। विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ द क्वांटम ऑफ लाइट विथ
फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना, इसको सॉल्व कर देता हूं, रुको। कहता है द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता। द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये भी नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता। विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ इन नैनोमीटर, अरे यार ये भी, इसमें भी कुछ नहीं है। लैम्डा पूछ रहा है, सी बाई न्यू कर दो यार, सी मालूम है और न्यू दिया हुआ है। मैं तो सोचा कोई टफ क्वेश्चन है। इधर देखो 36 कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड बाई 100 वाट येलो लैम्प इन 1 सेकेंड। टेक द वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट इज 560 नैनोमीटर एंड एज्यूम 100% इफिशियंसी। पीछे तो बताया था ऐसा क्वेश्चन, फिर भी बता देता हूँ। लो E इक्वल्स टू एन एच न्यू कर दो। E कितना एनर्जी चाहिए, 100 वाट दिया है यानी 100 जूल पर सेकंड चाहिए, ठीक है। n की वैल्यू चाहिए यानी कितने फोटोन, और एच सी बाई लैम्डा, यहाँ से n क्या हो जाएगा 100 इंटू लैम्डा अपॉन एच सी। 100 लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है जल्दी बोल दो, 560 नैनोमीटर यानी इंटू 10 की पावर -9 मीटर, और अपॉन एच सी कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -25। सॉल्व कर दो, n की वैल्यू जो आएगी वही आंसर है। ये देखो मून रेड कर देता है इसका, 1 2 3 जीरो उठाया और इसको लिखा 56 और इसको लिखा 10 की पावर -9 था, इसको मैंने -6 कर दिया और ऊपर ये 25 कर दिया, नीचे ये 2 कर दिया। कितना 28 दूनी 56 इंटू 10 की पावर हाउ मच 6 जाएगा 19। लो भैया आ गया आंसर 28। इसे को लिख सकते हो ऐसे 2.8 इंटू 10 की पावर 20। दिस इज द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड बाई दैट बल्ब विच इज रिलीजिंग 100 वाट येलो लाइट पर सेकेंड। आगे देखो भैया, द लाइट radiation with discrete quantity of energy are called, the light radiation with discrete quantity, अच्छा उसको क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। 38 which of the following do not travel with the speed of light। अब हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या कहता है कि इनमें से कौन लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं। एक्सरे भाई बिल्कुल इसकी स्पीड लाइट के बराबर होती है, गामा रे की भी होती है, ये नहीं करता, ये नहीं करता। डी ब्रॉगली वेव जो है वो लाइट के स्पीड से ट्रैवल नहीं करते हैं, उनका स्पीड लाइट के स्पीड से कम होता है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि इतने सारे क्वेश्चंस कराने के बाद आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत जबरदस्त तरीके से मजबूत हुआ होगा और उम्मीद करता हूं कि आप कुछ सीख पाए होंगे इससे। आज के लिए इतना पर्याप्त है मेरे प्यारे बच्चों, आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।